परी को हमेशा से ही मोमोज खाने का बहुत शौक था। ऐसी एक दिन परी अपनी फ्रेंड नीरू के साथ मोमोज खा रही होती है। तभी वो बोलती है, यार कितने फीके हैं ये मोमोज, मजा ही नहीं आ रहा। क्योंकि जब तक स्पाइसी ना हो मोमोज खाने में तो मजा ही नहीं आता। अरे यार कितना स्पाइसी है। अब क्या कानों से धुआं निकालेगी या फिर रॉकेट बनाकर उड़ेगी। एक काम कर, तू अपने वाले मोमोज अलग करना, इन्हें ग्रेवी में तड़का लगवाती हूँ मैं, फिर देख कितने अच्छे लगेंगे, एकदम स्पाइसी मोमोज। इतना कहकर परी दुकान वाले को अपने मोमोज की प्लेट को दे देती है और बोलती है, भैया आप इनको ना तीखी वाली चटनी में ग्रेवी करके दे दो और हरी मिर्च की कटी हुई ऊपर से स्प्रिंकल कर देना। मुझे एकदम स्पाइसी मोमोज चाहिए, जिसे कहते हैं ना कि जुबान जल जाए और आंखों में पानी आ जाए, एकदम वैसे ही। मोमोज वाला परी के कहे अनुसार उसे ग्रेवी वाले एकदम स्पाइसी मोमोज बनाकर देता है, जिसे खाकर परी सुड़सुड़ाते हुए बोलती है, आहा मजा आ गया, ये होते हैं असली स्पाइसी मोमोज। मरेगी क्या इतनी मिर्ची खाकर। मिर्ची खाना भी लिमिट में ही अच्छा होता है। यार लेक्चर बाद में दे दियो, अभी खाने दे, स्वाद खराब मत कर मेरा। नीरू और परी अपने अपने मोमोज फिनिश करते हैं, जिसके बाद दोनों सहेलियां अपने अपने घर चली जाती हैं। वक्त गुजरता चला जाता है और परी का स्पाइसी मोमोज खाना बंद नहीं होता। ऐसी एक दिन परी की माँ वीना घर पर काम कर रही होती है। तभी उनकी डोरबेल बजती है। वीना दरवाजा खोलती है और सामने फूड डिलीवरी वाला खड़ा होता है और वो वीना को देखकर बोलता है, मैडम ये घर परी जी का ही है ना? हाँ उन्हीं का घर है, कहिए। मैडम उन्होंने फूड जंक्शन से स्पाइसी मोमोज ऑर्डर किए थे। 300 रुपये आप पे कर दीजिए और ये अपना फूड पार्सल ले लीजिए। वीना डिलीवरी वाले को पैसे दे देती है और वो वहाँ से चला जाता है। पार्सल हाथों में लिए वीना परी को आवाज लगाती है। परी अपनी माँ के पास आकर फटाफट उनके हाथ से वो फूड पार्सल लेने लगती है। तभी वीना पार्सल को छीनते हुए बोलती है, घर का खाना कम पड़ रहा है तुझे। लड़की मैंने तुझे कितनी बार समझाया है ये मोमोज मत खाया कर, लेकिन तू है कि मेरी बात तो सुनती ही नहीं है। अरे जानती भी है ये मैदा और ये जो तीखी चटनी तू खाती है ये कितना ज्यादा नुकसान देती है। अरे माँ कुछ नुकसान नहीं होता, मुझे मोमोज खाने से मत रोको। आपको पता है ना कि मुझे स्पाइसी मोमोज खाना कितने ज्यादा पसंद है। मैं खाना छोड़ सकती हूँ, सांस लेना छोड़ सकती हूँ, लेकिन स्पाइसी मोमोज कभी नहीं। दफा हो ले अपना पार्सल लेकर। कल को तू बीमार हुई ना तो मैं तुझ पर 1 रुपए भी नहीं लगाऊंगी, याद रख लियो, फिर रोती रहियो। इतना कहकर वीना वहाँ से चली जाती है और परी अपने कमरे में जाकर स्पाइसी मोमोज मजे से खाती है। कुछ महीने बाद परी के पेट में दर्द रहना शुरू हो जाता है, साथ ही उसे फ्रेश होने में भी दिक्कत आने लगती है। परी की सेहत अब धीरे धीरे डाउन होती जाती है। ये देखकर उसकी माँ कहती है, परी क्या बात है, काफी दिनों से देख रही हूँ तू दिन पे दिन कमजोर होती जा रही है, ठीक से खा भी नहीं रही है और सारा दिन अपना पेट पकड़े घूमती रहती है। क्या बात है मुझे बता। माँ पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे पेट में ना काफी दिनों से बहुत दर्द हो रहा है और अच्छे से हल्की भी नहीं हो पाती हूँ मैं। और खा ले मोमोज, वो भी मिर्ची वाले। 1000 दफा समझाया था लेकिन मानती नहीं है। अब चल मेरे साथ डॉक्टर के पास। वीना परी को एक डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर परी अपनी सारी समस्या डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर परी के कुछ टेस्ट करते हैं और रिपोर्ट्स आने के बाद बोलते हैं, देखिए जरूरत से ज्यादा तीखा खाने की वजह से आपको पाइल्स हो गया है, जिस वजह से आपके पेट में इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए आपको दर्द रहता है और आप ठीक से फ्रेश नहीं हो पाती। आपको बाहर का और खास तौर पर तीखा कुछ भी नहीं खाना है, वरना बात ऑपरेशन तक आ सकती है। नहीं, मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं दवाई खा लूंगी और मोमोज तो बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी। ऑपरेशन के डर से परी स्पाइसी मोमोज खाना छोड़ देती है और डॉक्टर की बताई हुई दवाइयों को लगातार खाती है और उससे उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। कुछ महीने बीतते हैं और परी की शादी मोहित नाम के एक लड़के से हो जाती है। मोहित को भी खाने पीने का बहुत शौक था, जिस वजह से वो आए दिन परी को कहीं न कहीं बाहर ले जाया करता था। ऐसे ही परी और मोहित एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, जहाँ सामने की तरफ एक बहुत बड़ी मोमोज की तस्वीर लगी हुई थी। मोमोज मेरा प्यार मेरी जान, कितना वक्त हो गया है मैंने एक भी मोमोज खाकर नहीं देखा। वो तीखापन, वो स्वाद, आज भी कितना मिस करती हूँ मैं अपने मोमोजों को, पर अफसोस नहीं कर सकती। लेकिन इस तस्वीर को देखकर मुझसे रुका नहीं जा रहा। दिल तो कर रहा है तस्वीर में से निकालकर सारे के सारे मोमोज खाना शुरू कर दूं। क्या करूं, कैसे रोकूं अपनी क्रेविंग को। परी क्या हो गया तुमको, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। परी हम तो हमेशा इंडियन खाना खाते हैं या कभी कभी साउथ इंडियन खा लेते हैं, लेकिन आज कुछ चाइनीज ट्राई करते हैं।
मोमोज खाओगी तुम? खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। परी के कहने पर मोहित चाइनीज फूड के ऑर्डर को लेने के लिए चला जाता है और परी टेबल पर बैठी खुद से कहती है, डॉक्टर की दवाइयाँ खाने के बाद तो मुझे काफी आराम है और इतने वक्त से मैंने कोई मोमोज भी नहीं खाए हैं। अगर एक खा भी लूंगी तो क्या हो जाएगा। मोहित ऑर्डर देकर वापस आ जाता है। 10 मिनट इंतजार करने के बाद गर्मा गर्म मोमोज मोहित और परी को सर्व किए जाते हैं। परी जल्दी से गर्मा गर्म मोमोज उठाकर तीखे चटनी में डिप करके अपने मुंह में डालती है और बोलती है, जन्नत मिल गई। मुद्दतों से इंतजार था मुझे इस पल का, जो आज मुकम्मल हो गया है। मेरी स्पाइसी मोमोज और मेरी जुबान का फिर से मेल मिलाप हो गया। अरे आराम से खाओ, मुंह जल जाएगा तुम्हारा। क्या कर रही हो तुम? सॉरी, वो मुझे ना बहुत तेज भूख लगी थी तो इसीलिए जल्दी जल्दी उठाकर खा लिया। तुम भी खाओ ना, देख क्या रहे हो। इतना कहकर परी मोमोज खाना फिर से शुरू कर देती है। खाना खत्म करने के बाद दोनों घर पर आ जाते हैं। बीती रात के बाद से परी के मुंह पर फिर से स्पाइसी मोमोज का स्वाद चढ़ जाता है और उसके लिए अब उसकी क्रेविंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से वो फिर से स्पाइसी मोमोज छुप छुप कर खाना शुरू कर देती है। और अब जब भी परी मोहित के साथ बाहर जाती, वो बिना मोमोज खाए वापस नहीं आती। ऐसी ही एक रात परी के पेट में जोर का दर्द होता है और वो नींद से उठकर बोलती है, अरे अरे मेरे पेट में क्या हो गया, इतना दर्द क्यों हो रहा है। पहले तो कभी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। लगता है मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। भगवान, सारी नींद भी खराब हो गई। ये क्या हो रहा है। परी उठकर वॉशरूम जाती है और फ्रेश होकर आती है और वापस से बिस्तर पर लेटती है। पर उसके पेट में फिर से जैसे कि तेज तूफान सा उठता है और वो फिर से बाथरूम की तरफ भागती है। करीबन 4 बार फ्रेश होने के बाद परी का पेट जोर जोर से दर्द करने लगता है और उसका सर भी जोर जोर से घूमने लगता है। वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। तभी मोहित की आंख खुल जाती है। परी को बेहोश देख मोहित उसके पास जाता है और जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर परी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, मोहित जी, क्या आपको आज तक पता नहीं चला कि आपकी वाइफ को पाइल्स की दिक्कत है? नहीं डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो क्या मैं इसे बाहर खाना खाने ले जाता? अगर मुझे पता होता तो मैं इसे कभी बाहर का कुछ खाने भी नहीं देता। अब तो मेरी पत्नी ठीक है ना? जी नहीं, आपकी वाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्होंने आपको बताया नहीं, लेकिन पाइल्स के इशू की वजह से उनकी बॉडी में ब्लड बहुत कम हो गया है और इन्फेक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। हमें जल्दी उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। काफी घंटे बाद ओटी का दरवाजा खुलता है और ऑपरेशन ठीक से हो जाता है। परी जब होश में आती है तो वीना और मोहित उसके सामने खड़े हुए होते हैं। तभी वीना बोलती है, बेटा, जब तुझे पता था कि तुझे ये दिक्कत है तो तूने फिर से मोमोज खाना शुरू क्यों कर दिया, जबकि डॉक्टर ने तुझे साफ मना किया था कि तुझे बाहर का कुछ भी नहीं खाना है। हाँ परी, अगर तुम्हें दिक्कत थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। दरअसल बात ये है कि उस दिन जब आपने मुझे मोमोज खिलाए तो मैं फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैंने इतने टाइम की कसर को यूं कुछ थोड़े से महीने में ही पूरा कर लिया। मैं चोरी छुपे स्पाइसी मोमोज मंगवा कर खाती थी और जो आपके साथ खाती थी वो अलग से थे। मुझे नहीं पता था कि मेरी लापरवाही मुझे यहाँ तक ले आएगी। अब से मैं वादा करती हूँ कि जिंदगी में कभी भी मोमोज नहीं खाऊंगी और खाऊंगी तो एकदम सादा घर का खाना ही खाऊंगी। अगर यही बात थी तो तू अपनी जवान के स्वाद लगाने से पहले सोच लेती ना, तो आज इतना दुख न झेलना पड़ता। परी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? आज के बाद ना तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगी। अगर छुपाया तो सोच लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वीना और मोहित की बात सुनकर परी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और परी उन दोनों से फिर से माफी मांगने लगती है। और अच्छे से रिकवरी के बाद डॉक्टर भी परी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर देते हैं। घर पर आने के बाद परी अपना पूरा ध्यान रखती है और वो फिर कभी स्पाइसी मोमोज नहीं खाती और न ही किसी को खाने की सलाह देती है। नेहा और निशा दोनों एक ही गांव में रहती थी। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छी दोस्त थी। नेहा ने हमेशा से ही निशा को दोस्त माना। वो कभी भी कुछ भी लेती दोनों मिल बांट कर खाया करती। अब दोनों ही बचपन की सहेलियां इतनी बड़ी हो गई कि दोनों एक दूसरे से बिछड़ने वाली थी। नेहा और निशा दोनों के लिए एक साथ ही रिश्ता आता है। दोनों अपने घर जाती हैं और दोनों को पता चलता है कि दोनों की शादी तय हो गई है। निशा का रिश्ता शहर में हुआ था तो वहीं नेहा का रिश्ता एक छोटे से गांव में। निशा नेहा से मिलने आती है। सुन नेहा, तुझे पता है मेरी शादी तय हो गई है, वो भी शहर। कांग्रेस निशा, मेरी भी शादी लग गई है
पर मेरी शादी गांव में लगी है। तेरा तो अच्छा है निशा, अब तू तो दूर शहर चली जाएगी, वहाँ बहुत ऐश करेगी। हाँ तू सही बोल रही है। मैंने भी सुना है शहर के घर में हमेशा अगल बगल में नौकर रहते हैं। कहीं भी बाहर जाओ गाड़ियाँ हमेशा बाहर खड़ी रहती है। मैं तो रानी बनकर रहूंगी, रानी। और तू एक गांव से निकलकर दूसरे गांव चली जाएगी, और तेरी तो किस्मत ही खराब है। नेहा तू अपने घर वालों को बोलती क्यों नहीं है कि तेरी शादी भी शहर में करवा दे? नहीं निशा, मेरे माता पिता के ऐसे हालात नहीं है कि वो मेरी शादी शहर में करा दे। मेरे बाद मेरी 2 बहनें हैं, और तुझे तो पता है कि शादी में बहुत खर्चे होते हैं। अगर बाबा मेरे ऊपर सारा खर्चा करेंगे तो मेरी बहनों का क्या होगा? चल जैसी तेरी इच्छा। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे शहर जाने की तैयारी करनी है। तू जरूर आइयो मेरी शादी में। हाँ हाँ जरूर आऊंगी। नेहा और निशा दोनों अपने घर से निकल जाते हैं और अपनी अपनी शादी के लिए तैयारी करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की शादी एक दिन ही होती है। दोनों की विदाई होती है। दोनों अपने अपने ससुराल पहुंचती। नेहा अपने ससुराल पहुंचती है तो वहां पहुंचते ही अपना ससुराल देखकर दंग रह जाती है और मन ही मन कहती है, क्या है ये मेरा ही ससुराल है ना? इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा घर। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं ठाकुर खानदान की बहू हूँ। मेरी किस्मत भी निशा की तरह है। वो शहर में अमीर में गई है और मैं गांव में अमीर घर में गई हूँ। नेहा के गृह प्रवेश की रस्म हो जाती है तो वहीं निशा अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन वो जैसे ही ससुराल जाती है तो दुखी हो जाती है। क्या सोचा था और क्या हो गया? सोचा था गाँव से निकलकर शहर आई हूँ, यहाँ बिल्कुल ठाठ से रहूंगी, लेकिन यहाँ तो एक ही कमरा है जिसमें रसोई बाथरूम सब है। मैं कैसे रह पाऊंगी यहाँ? दोनों ही सहेलियों की जिंदगी एकदम अलग अलग हो गई। नेहा जो गरीब घर से थी उसकी शादी एक बड़े खानदानी घर में हो गई, और निशा जो ऐसे माहौल में पली बड़ी वो एक शहर के छोटे से घर में जाकर बस गई। एक तरफ नेहा का पति बड़ा जमींदार था तो निशा का पति छोटे से बैंक में चपरासी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और गुजरते दिनों के साथ दोनों अपने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती हैं। ऐसे ही एक दिन नेहा अपनी रसोई में खाना बना रही थी। उसकी सास सीमा उसे रसोई में देख लेती है। अरे बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? माँ जी मैं वो बहू, अगर तुझे कुछ चाहिए तो किसी को बोल दिया कर, वो ले आएगा तेरे कमरे में। तुझे रसोई तक आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ये सोच रही थी कि सबके लिए खाना बना दूं। खाना बनाने के लिए घर में 36 नौकर है। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाहर लोगों को पता चलेगा कि ठाकुर खानदान की बहू रसोई में खाना बनाती है तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। चल यहाँ से, अपने कमरे में टीवी देख। नेहा की सास कुछ भी नहीं कहती तो वहीं निशा की सास उसे परेशान करके रखती। एक दिन निशा कमरे में बैठकर अपना फोन चला रही थी। तभी निशा की सास विमला उसे देख लेती है। अरे ओ महारानी, तेरे घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? कर दूंगी माँ जी, अभी बस 5 मिनट रुक जाओ। अरे सूरज सर पर चढ़ाया है और तेरा फोन नहीं छूट रहा। तेरे माँ बाप ने कुछ सिखाया भी है या ऐसे ही पाल पोस दिया? देखिए माँ जी, आप मुझे कितना भी कुछ कह लो, मेरे घर वालों को कुछ मत कहना। मेरी तो किस्मत ही फूटी थी जो शहर का रिश्ता सुनकर हाँ कर दिया। मेरे घर वालों ने कोई काम नहीं करवाया आज तक मुझसे, और एक यहाँ महारानी की जगह नौकरानी बना दिया है मुझे। अच्छा तो चल जा, अपने माँ बाप के पास ही रह। मैं अपने बेटे की कहीं और शादी करवा दूंगी। कम से कम घर का काम तो करेगी, तेरी तरह नहीं कि बस फोन में ही घुसी रहे। जहाँ नेहा की सास का बर्ताव नेहा के लिए जितना अच्छा था, वहीं निशा के ससुराल में उसकी इज्जत कम थी। दिन निकलते रहते हैं और दिवाली आ जाती है। दिवाली की चहल पहल बहुत थी। शहर में भी दिवाली मनाने की तैयारियां चल रही थी और गांव में भी। दिवाली वाले दिन नेहा दिए लेकर रख रही होती है। तभी सीमा नेहा को कहती है, बहू क्या कर रही है? हाँ आई माँ जी, बस थोड़े से दिए निकाल कर रख रही हूँ। तुझे कितनी बार कहा है कि घर के ये छोटे मोटे काम मत किया कर। घर में बहुत नौकर है काम करने के लिए। माँ जी मैं ना बहुत छोटे परिवार से हूँ। मुझे वहाँ के ये सारे छोटे मोटे काम करने में बहुत खुशी मिलती है, और मेरे बाबा ने मुझे बोला है कि अपने ससुराल वालों को कभी भी शिकायत का मौका मत देना। अरे हमें तो सर्वगुण संपन्न बहू मिली है, हमें क्या शिकायत भला। चल ये सब छोड़,
चल आज मार्केट चलते हैं, दिवाली की थोड़ी खरीदारी कर लेंगे। और तेरी तो पहली दिवाली है, तुझे कुछ गहने दिलाने हैं। जहाँ सीमा और नेहा दोनों दिवाली की खरीदारी के लिए बड़ी दुकान में जाते हैं, तो वहीं निशा भी अपनी सास के साथ मार्केट जाती है। नेहा की सास उसे बड़े ज्वेलरी की दुकान में ले जाती है, तो वहीं निशा की सास उसे छोटे से मार्केट ले जाती है। निशा को एक बड़ी सी ज्वेलरी की दुकान दिखाई देती है, तो विमला कहती है, माँ जी देखो ना गहनों की दुकान, चलो ना कुछ गहने लेते हैं। हा, गहने लेगी, वो भी इस दुकान से? आजा चल, तुझे गहने दिलवा देती हूँ। ये देख 10 रुपए की सेल लगी है, ले ले। आपसे कुछ बोलना ही बेकार है, कुछ बोलो तो उल्टा जवाब देती हो। मेरी माँ पापा मुझे हर दिवाली पर कुछ नया दिलाते थे और आज यहाँ रोड की सेल से सामान लूँ मैं? ज्यादा महारानी मत बन, चुपचाप से लेना है तो ले, वरना चल यहाँ से। वहीं सीमा नेहा को बड़े से जेवर की दुकान में ले जाकर कहती है, ले बहू, तुझे जो पसंद आए उसे उठा ले। नहीं माँ जी, मैं सब चीजों का क्या करूँगी, मुझे चीजों की आदत नहीं है। बहू, तू ठाकुर खानदान की बहू है, तुझे इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। ठीक है माँ जी। कुछ महंगा ले लियो, तू जिस पर हाथ रखेगी वही तेरी हो जाएगी। सीमा नेहा को जेवर दिलाकर घर ले जाती है और अच्छे से दिवाली मनाती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और गुजरते दिन के साथ दोनों सहेलियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। दोनों की डिलीवरी का समय नजदीक होता है। निशा अपनी डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल देख रही थी, तभी विमला कहती है, क्या देख रही है फोन में? अब छोड़ दे, अपने बच्चे के बारे में सोच ले। माँ जी मैं तो बस हॉस्पिटल देख रही हूँ, ये देखिए सिटी हॉस्पिटल, आप मुझे यहीं लाना। काहे का हॉस्पिटल? हमारे जमाने में सबके बच्चे घर पर होते थे, कोई डॉक्टर के नहीं जाता था। दाई माँ आएगी वो ही देख लेगी, समझी? अपने दिमाग का तार ज्यादा मत चला। जहाँ निशा की डिलीवरी घर में ही होती है, वहीं नेहा की डिलीवरी एक बड़े से हॉस्पिटल में होती है, जहाँ उसकी देखरेख करने के लिए डॉक्टर्स और नर्सें थीं। दोनों ने अपने अपने बच्चों को जन्म दिया, बच्चे की देखभाल करने लगे। ऐसे ही एक दिन विमला निशा को सुबह उठाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, उठ जा और जाकर नल से पानी भर ले। माँ जी सुबह सुबह इतना गला क्यों फाड़ रही हो? अभी तो 4 बजे हैं बस। हाँ इसीलिए कह रही हूँ, 4 बज रहे हैं, पानी भर ले, समझी? निशा सोकर उठती है और पानी भरने जाती है और खुद से कहती है, मेरे मायके में क्या जिंदगी थी मेरी, और यहाँ नौकरानी बना दिया है। वहाँ कुछ भी नहीं किया और यहाँ सारा काम करना पड़ता है, इसलिए कहते हैं ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। जहाँ निशा इतना दुखी थी, वहीं नेहा अपने ससुराल में खुश थी। एक दिन उसकी सास उसके लिए बहुत सारे पकवान बनाती है और उसे खिलाती है और मन ही मन कहती है, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी, जहाँ मुझे एक वक्त का खाना इतनी मुश्किल से मिलता था, आज वही मुझे पेट भर खाना मिलता है। भगवान ऐसी खुशी हर गरीब लड़की को दे। एक सहेली जहाँ अपने ससुराल में खुश थी, तो वहीं एक सहेली अपने ससुराल में दुखी। निशा ने अपने अमीर सपने देखने के चक्कर में अपने सुखी जीवन को ही खो दिया और नेहा गरीब होकर भी ऐसे घर में गई जहाँ उसे बहुत प्यार मिला। बचपन में ही अपनी माँ का देहांत हो जाने के बाद अंजू के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी नई माँ के कहने पर उसके पापा योगेश उसे अपनी माँ रामरती के पास छोड़कर शहर में जाकर बस गए थे। अंजू की दुनिया उसकी दादी में बसी थी। बीतते समय के साथ अंजू की दादी उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा करती है। अब अंजू 18 साल की हो जाती है। एक सुबह जब वो घास का गट्ठर लिए घर आती है तो उसे बढ़िया खाने की खुशबू आती है। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू, लगता है दादी ने कुछ खास बनाया है। दादी, दादी। आ गई शैतान, ये बता घास लाने गई थी या उगाने, जो इतनी देर लग गई तुझे? दादी मैं क्या करती, कंचन और गुंजन मुझे जबरदस्ती रामू काका के बाग से अमरूद तोड़ने के लिए ले गई, तो बस उसी चक्कर में देरी हो गई। वैसे ये क्या बनाया है आपने दादी? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बड़ी तेज है ना तेरी नाक तो, खुद ही बता मुझसे क्या पूछ रही है? खुशबू से तो लग रहा है आपने अपनी सीक्रेट रेसिपी बनाई है। सीक्रेट रेसिपी क्या कह रही है? ओहो दादी, थोड़ी भी अंग्रेजी की समझ नहीं है आपको।
अंग्रेजी की नानी, मैंने कड़ी और जीरा चावल बनाए हैं, मुंह हाथ धो ले, मैं अभी गर्मा गर्म लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रामरती दोनों के लिए खाना लेकर आती है, जिसकी खुशबू से ही अंजू के मुंह में पानी आ जाता है और वो गर्म गर्म कड़ी चावल ही खाने लगती है। तो उसकी दादी उसे पानी देती है। अरे अरे आराम से बिटिया, खाना गर्म है, मुंह जल जाएगा। दादी मुंह तो नहीं जला, लेकिन स्वाद आ गया। आहा, क्या स्वादिष्ट कड़ी बनी है। आप चावल छोड़कर मैं ये कड़ी ही पीऊंगी। बस कर, जब भी मैं कड़ी बनाती हूँ तू हमेशा यही कहती है, अब धीरे धीरे खा, तेरा खाना कोई और नहीं खाएगा। सच में दादी, आखिर आप इतनी स्वादिष्ट कड़ी इतनी जल्दी कैसे बना लेती हो? मुझे भी इसकी रेसिपी मतलब विधि बताओ ना। हाँ हाँ बताऊंगी, जब तू शहर जाएगी ना अपने पापा के साथ रहने, तब जरूर बताऊंगी। अपनी दादी की ये बात सुनकर अंजू का खिलखिलाता चेहरा उदास पड़ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे अचानक दुखी देखकर रामरती प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू अचानक से रोने क्यों लगी? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी दादी। माँ के जाते ही पापा मुझे छोड़कर चले गए, एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। अरे रे, ऐसा नहीं कहते बिटिया, भले ही तुझे मैंने पाला हो, लेकिन तेरे पापा को हमेशा तेरी फिक्र रहती है। समय समय वो फोन करके तेरा हाल चाल लेता रहता है। हाँ, लेकिन कभी मुझसे मिलने गाँव आने का भी नहीं सोचा। बिटिया, माँ बाप जो भी करते हैं ना, बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। चल अब तू रोना बंद कर, वरना ये खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रही हो, फालतू में रोने के चक्कर में मैं इतने स्वादिष्ट खाने को भूल ही गई। अंजू की दादी उसके आंसू पोंछती है। गांव में अंजू अपनी दादी के साथ खुश थी, तो वहीं उसका पिता योगेश भी अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के साथ शहर में चैन की जिंदगी गुजार रहा था। समय बीतता है और बढ़ती उम्र के साथ अब रामरती की तबीयत खराब रहने लगती है। अंजू उसकी बहुत सेवा और देखभाल तो करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी दादी का स्वर्गवास हो जाता है और अंजू के पिता योगेश उसे अपने साथ शहर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ अंजू की सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। माँ, अगर आप कहें तो आज मैं खाना बनाऊं? बिल्कुल नहीं, खबरदार जो रसोई के सामान को हाथ भी लगाया तो। गांव से आई है, वहाँ का कच्चा पक्का खाना मेरी रसोई में बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ, दादी ने मुझे खाना बनाना अच्छे से सिखाया है, आप चिंता मत करो। एक बार मेरे हाथ का बना खाना खा लोगी ना, तो अपने हाथ का खाना भी पसंद नहीं आएगा आपको। क्या बोला तूने? अपने आप को क्या बड़ा रसोइया समझ रखा है जो ये सब बकवास कर रही है? एक तो बोझ बनकर हमारे सर पर बैठ गई है, ऊपर से अपनी तारीफें कर रही है। निकल यहाँ से, वरना गरम करछी से हाथ जला दूंगी। अंजू की सौतेली माँ उसे धक्के मारकर रसोई से बाहर निकाल देती है। अंजू रोते हुए अपने कमरे में जाती है। शाम को योगेश उसके लिए मिठाई लेकर आता है और बड़े ही प्यार से उसे खिलाने लगता है। तभी रजनी आकर मिठाई का डब्बा छीन लेती है। अच्छा, तो दोनों बाप बेटी अकेले अकेले मिठाई ठूस रहे हैं। तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा एक बेटा और पत्नी भी है। रजनी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस अंजू के लिए मिठाई लेकर आया था। देखो जी, ज्यादा लाड प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है इस लड़की पर, वरना मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। हाँ दादी, आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता, किसी को मेरी चिंता नहीं है। अंजू अपनों के बीच रहते हुए भी पराया महसूस करती। उसकी सौतेली माँ उसे घर की नौकरानी समझती, पड़ोसियों के सामने भी उसके साथ बुरा व्यवहार करती। योगेश से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो एक अच्छे घर के लड़के को देखकर उसका रिश्ता तय कर देता है।
लेकिन ये बात उसकी सौतेली माँ को बिल्कुल भी रास नहीं आती। भला मैं क्यों इसकी शादी में खर्च करूं? मुझे इससे कहीं तो ठिकाने लगाना होगा ताकि इसका बोझ इस घर से हटे, जिसके बाद मैं सुकून से रहूं। लगता है अब मैं घर कभी नहीं लौट पाऊंगी, लेकिन फिर मैं कैसे अकेले जीऊंगी? अरे सुमन, जल्दी कड़ी बनाकर रख लो। ग्राहक खाने के लिए आएंगे तो हम कहाँ से देंगे? अरे कढ़ी बनाना कोई हलवे बनाने जितना आसान है क्या? आज कढ़ी नहीं बन पाएगी। एक तो कुछ देर पहले ही दही लेकर आए हो तुम, फिर समय तो लगेगा ही ना। आप कहें तो कढ़ी बनाने में मैं आपकी मदद कर दूं। बदले में आप मुझे कुछ खाने को दे देना, मैं जल्दी ही कढ़ी बनाकर तैयार कर दूंगी। ढाबे वाला और उसकी पत्नी अंजू को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी ढाबे पर ग्राहक आने लगते हैं तो ढाबे वाला अंजू की बात मान जाता है। अंजू रसोई में जाकर अपनी दादी की सिखाई हुई विधि से कुछ ही देर में एक पतीला कढ़ी बनाकर तैयार कर देती है, जिसकी खुशबू से पूरा ढाबा महक उठता है और सुमन ग्राहकों को कढ़ी चावल देती है। वाह जी वाह, कमाल की दिता। ऐनी बढ़िया और स्वादिष्ट करी तो कभी खाई नहीं मैंने। ओ परजाई जी, एक कटोरी और ला दो। जी अभी लेकर आती हूँ। अजी, इस लड़की की बनाई कढ़ी ने तो जादू कर दिया ग्राहकों पर। सभी 2-2 प्लेट कढ़ी चावल मांग रहे हैं। सही कह रही हो भाग्यवान। फिलहाल तुम लोगों पर ध्यान दो, मैं उसे खाना दे देता हूँ, वो भी बहुत भूखी है। कुछ ही देर में खाना खाने के बाद अंजू वहाँ से जाने लगती है तो दोनों पति पत्नी उसे अपने ढाबे पर काम करने के लिए कहते हैं। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाकर तो तुमने तो आज हमारी अच्छी कमाई करवा दी। सच में आपको पता है, ये कढ़ी मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी है। उन्होंने मुझे बनाना सिखाया था, लेकिन उनके जाने के बाद से मेरी जिंदगी से जैसे खुशियाँ ही चली गयी। अंजू उन्हें अपने बारे में बताती है तो उसकी कहानी सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो उसे अपने ढाबे पर काम पर रख लेते हैं। दूसरी तरफ अंजू के अचानक गायब होने पर रजनी योगेश को अंजू की शादी न करने के चलते भाग जाने की झूठी बात कह देती है और उसे अपनी कसम देकर अंजू को ढूंढने से मना करती है। समय बीतता है और अंजू अपनी दादी की सीक्रेट रेसिपी से बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर ढाबे से कमाई करके एक घर किराए पर लेती है। कुछ समय बाद योगेश और रजनी रास्ते से जाते हुए उसी ढाबे पर जाते हैं जहां अंजू काम किया करती। अंजू, मेरी बेटी, तू यहाँ कैसे? रजनी, तुमने तो कहा था कि अंजू भाग गई। वो जी, पापा सच तो ये है कि माँ मुझे बाजार में भटकने के लिए छोड़ गई थी और अनजाने में मैं यहाँ ढाबे में आ पहुँची और यहीं काम करने लगी हूँ। लेकिन मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर ये मुझे नहीं छोड़ती तो शायद मैं खुद ही परेशान होकर घर से भाग जाती। बेटी, तू ये क्या कह रही है? चल घर चल अपने। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इस दुनिया में बस मेरी दादी ही मेरी अपनी थी और अब उनके बाद उनकी सीक्रेट रेसिपी बनाकर मैं इस दुनिया में अपना गुजारा कर सकती हूँ, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। इतना सब हो जाने के बाद अंजू ने खुद को समझा लिया था और वो अकेले रहना सीख गई थी, जिसके बाद उसके पिता निराश होकर लौट जाते हैं और अंजू उसी ढाबे पर काम करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।